खुद पे तू कर एतबार यारा वे, जिंदगी मिली है एक बार यारा वे। रास्ते हैं कौन से हैं मंजिलें कहां, कांटों पर भी बना अब तू जीत के निशान है, कांटे तुझको चुभने हर बार यारा वे, जिंदगी मिली है एक बार यारा वे। ये पंक्तियां हमारे एक मित्र महेश पाल जी की हैं, बड़ी ही उत्साहित कर देने वाली पंक्तियां हैं। ये जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं। आपको पूरी लगन के साथ, पूरी जोश के साथ जुड़ना है, क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल, अरे जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहां। ये युवावस्था के पल, ये काम करने की ताकत और ये मेहनत के, ये लगन के पल अब हैं, आज के दिन हैं, आज के समय हैं। तो हमें यह नहीं सोचना कि पेपर के 10 दिन है, हमें यह नहीं सोचना पेपर के 15 दिन है या 12 दिन है। जो है सो है। हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए कि पेपर हमारा कल है। ये कल सोच करके आज की रात अगर नींद आ गई तो भूल जाइएगा कि तुमने कोई पेपर दिया। हमने पूरी ताकत के साथ लगना है साथियों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहां से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रामललित और चलिए तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने व्यंजन के बारे में थोड़ी बात की थी। व्यंजन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कैसे ये कैसे लेकर के और मैं तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनको अंतस्थ ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी और जिन्होंने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वो कृपया करके जाकर के पहले पिछली वीडियो को देखें। और अब शुरू करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था वहां से आगे। तो जितने भी ये व्यंजन हैं इनको प्राण या वायु के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। देखिए, आपको परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, आपको परिभाषाएं समझने की जरूरत है कि परिभाषा बनती कैसे है। समझिएगा, प्राण का मतलब होता है हवा यानी कि वायु। हमारे और आपके प्राण तत्व भी हवा है। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण माने हवा, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती हो। अल्प, अल्प माने कम, कम हवा निकले, वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए, अब आपको उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। इसकी एक ट्रिक होती है 135। 135 का मतलब क्या समझेंगे? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प, वर्ग की बात कर रहा हूं केवल, उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे अगर मैं क की बारे में बात करूं तो ये पूरा का पूरा अल्प प्राण रहेगा। ये दूसरा वर्ण है, तीसरा अल्प प्राण होता है और 5वां भी अल्प प्राण ही होता है। यानी कि क, च, ट, त, प, यहां तक, ये जो यहां तक के है ये आपका पूरा का पूरा इस पे लागू होती है। और दूसरा, ऐसे अगर मैं महाप्राण की बात करूं, महा का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा ज्यादा निकलती हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इसकी ट्रिक होती है 24, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। किसी भी वर्ग को आप उठाइएगा, क, च, ट, त, प, दूसरा ये महाप्राण होता है और चौथा भी महाप्राण होता है। ठीक है जी। उसके बारे में बात करते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के बारे में बात करेंगे कि ये, रे, ले और वे, ये चारों के चारों किस में आते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं और ऊष्म या संघर्षी वर्ण आपके महाप्राण होते हैं। ऊष्म या संघर्षी वर्ण यानी कि तीनों से और है आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं, ये अड़े और अड़े। देखिए, इनकी प्रवृत्ति, इनका नाम द्विगुणित, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, द्विगुणित होता है, यानी कि जो 2 गुणों का निर्वहन करते हैं। तो जो इनकी प्रवृत्ति है वही इनकी भी प्रवृत्ति होगी। जैसे ये वाला ड अल्प प्राण हुआ तो ये वाला ड भी कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण होता है। ये वाला ढ महाप्राण होगा, क्योंकि यहां हम चेक करेंगे ये वाला ढ महाप्राण में आया तो इसको भी हम महाप्राण में ही रखेंगे। एक बात और नोट डाल करके आप याद रखिएगा, जितने भी स्वर हैं
सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण की ध्वनि होते हैं सारे स्वर। ठीक है, तो प्राण और वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हुए, अल्प प्राण, महाप्राण। और क्या पूछा जाता है इसी में, घोषत्व के आधार पर, टंकार के आधार पर, कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर जो वर्ण है उसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष। ए का मतलब होता है नहीं, घोष माने टंकार, यानी कि जिसके साथ घोष पैदा नहीं होता, जिन वर्णों के साथ टंकार पैदा नहीं होती, जिनके साथ कंपन पैदा नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। इसकी भी आपको मैं अभी आपको परिभाषा ही नहीं लिखवा रहा हूं, आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। इसकी ट्रिक है 12। अब सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि 12 का मतलब क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये पहला और दूसरा वर्ण, ये जो होता है ये पूरा का पूरा आपका अघोष होता है। और सघोष की जो ट्रिक होती है वो होती है 345, यानी कि स का मतलब होता है साथ में, घोष माने कंपन, वाइब्रेशन। जिन वर्णों के साथ में कंपन जुड़ा हो, घोष जुड़ा हो, वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। 345 यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सघोष ध्वनि होते हैं। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं, सारे स्वर सघोष ध्वनि होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्वर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सारे स्वर सघोष ध्वनि होते हैं। एक पॉइंट और अघोष में इधर याद रखेंगे हम कि जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण जो हैं वो सारे के सारे सघोष ध्वनि होते हैं। लेकिन ये अघोष में लिख दिया इधर, जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं वो सारे के सारे सघोष ध्वनि होते हैं। याद रखिएगा, अंतस्थ वर्ण यानी कि ये, रे, ले, वे, वो सारे के सारे सघोष ध्वनि होते हैं और है भी सघोष ध्वनि होता है। और ये जो सकार वर्ण हैं तीनों से, ये जो तीनों से हैं सकार वर्ण, ये आपके अघोष ध्वनि होते हैं। सकार वर्ण तीनों से अघोष ध्वनि होते हैं। ये, रे, ले, वे आपका सघोष होता है और है भी सघोष ध्वनि होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों उन्हीं गुणों का निर्वहन करते हैं जिसमें ये आते हैं। ये दोनों किधर आए? ये दोनों आए हैं आपके सघोष में। तो ये दोनों भी, इन दोनों की अगर बात कर ली जाए, ये भी किस में गिने जाएंगे? ये भी सघोष ध्वनि होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अभी हमने बात की थी अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, उसके बाद हमने बात की घोष अघोष के बारे में। उसके ठीक जैसा ही एक ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो आपको याद रखना है वर्णों के मूल उच्चारण स्थान केवल और केवल 5 होते हैं। ये यहां से लेकर के मैं लिख रहा हूं, ये 5। कंठ है, कंठ, उसके बाद तालव्य, तालव्य ये स्थान होता है। मूर्धा, मुंह के छत की ऊपर का हिस्सा मूर्धा कहलाता है। उसके बाद दंतय और उसके बाद ओष्ठय। ये 5 उच्चारण स्थान मूल उच्चारण स्थान होते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं जुड़ करके बने हुए, ये सारे के सारे मिला करके बने होते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ज्यादा अगर बच्चे इनको याद नहीं कर पाते, रट के रखते हैं, आपको समझ के याद करना है। देखिए कैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको समझेंगे। मैंने आपको बताया था व्यंजनों में 5 ही वर्ग होते हैं केवल, और आपको अभी याद होगा मैंने कहा कि 5 ही उच्चारण स्थान भी होते हैं। एक वर्ग को एक उच्चारण स्थान देना है हमें। कैसे शुरुआत करते हैं? कैसे कंठ और कैसे कै वर्ग, यानी कि पूरा का पूरा जो कै वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। यह बात आपको ध्यान रख लेनी है केवल। ठीक है जी। उसके बाद लिखा है तालव्य, पूरा का पूरा च वर्ग तालव्य से बोला जाता है, इसलिए इसको तालु कहते हैं। ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये पूरा का पूरा दंतय से बोला जाता है, तय वर्ग, तो ये दंतय कहलाता है। और पै वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठय से बोला जाता है। आप बिना होठ बंद किए किस पै वर्ग का कोई भी वर्ण उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप कोशिश करके देखिएगा पै को बोलने की, बिना होठों को बंद किए तो शायद नहीं बोल पाएंगे।
ये 5 तो मूल उच्चारण स्थान है। देखो इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। जहां भी ऊ की मात्रा लगी मिले वहां आपको पूरा वर्ग समझ जाना है। जैसे अकू है, ये पूरा सूत्र होता है। अकू है विसर्जनाय नाम है कंठ। अकू है का विसर्जन जहां से होता है उस स्थान का नाम, उस उच्चारण स्थान का नाम कंठ है। ऐसे बनेगा आपका ए और आ। और कू से अभी बताया पूरा का पूरा कै वर्ग और है, ये आपको याद रख लेना है। इन सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे इचू यसा नाम है तालू, ई से बनती है आपकी छोटी ई बड़ी ई। और चे पे ऊ की मात्रा चू से बनेगा आपका पूरा का पूरा चे वर्ग। उसके बाद ये और बड़ा से, इनका उच्चारण स्थान तालव्य रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पर री, री टे वर्ग रे और पेट पटा से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तुलसा नाम है दंते, पूरा का पूरा तय वर्ग ले और छोटा से, इन सबका उच्चारण स्थान दंतय है। पै वर्ग, जितना भी पै वर्ग है हमारा, छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ है। तो जो मूल उच्चारण स्थान है उनकी संख्या केवल और केवल 5 होती है। इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 5 वर्ग जिनको याद हैं, कै वर्ग चे वर्ग टे वर्ग तय वर्ग पै वर्ग, तो उनको बराबर एक एक उच्चारण स्थान दे देना है ऐसे क्रम में, तो आपको ये बिल्कुल याद रहने वाला है। अब ये जोड़ करके देखेंगे। एक उच्चारण, एक वर्ण होता है ए और ऐ। ए को अगर हम देखें तो ए प्लस ई के योग से बनती है, ए प्लस ई के योग से। और ए हमने देखा अभी कंठ में आया था, और ई को अभी हमने देखा तालु में आया था। तो कंठ प्लस तालव्य, ये यहां पर लिखा हुआ है कंठ प्लस तालव्य, ए और ऐ, इसलिए ये दोनों के दोनों कंठ और तालव्य में आते हैं। अभी हमने देख, आप सभी जानते हो ओ और औ को, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कैसे निर्धारित होगा, ये ए प्लस ऊ के योग से मिलकर के बनता है। ए को अभी हमने देखा कंठ में आया है, और ऊ जो है वो ओष्ठ में आया, तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ में ओ और औ आ जाते हैं। एक उच्चारण स्थान आपको वै का जरूर याद रखेगा, वै का बहुत बार पूछा जाता है, दंत प्लस ओष्ठ है। ये मुख्य उच्चारण स्थान, जो मूल उच्चारण स्थान है वो 5 हैं, ये इनसे मिलकर के बने हुए हैं, और यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा, जितने भी टॉपिक मैंने आपको वीडियो में लिखवाए थे उन सभी टॉपिक की पूरी कोशिश है अति शीघ्र सारी की सारी वीडियो ऐसे ही ग्राफ बना करके इनके माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लाने की बिल्कुल प्रयास है। आप निश्चिंत होकर के पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ लगे रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं पूरी मेहनत के साथ। धन्यवाद।